नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों हम आज फिजिक्स क्लास 9th का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट पढ़ाने जा रहे हैं। और पिछली क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, मात्रक के प्रकार पढ़ाए थे। तो मात्रक का हम 3 प्रकार पढ़े थे। एक मूल मात्रक होता था, एक व्युत्पन्न मात्रक होता था और एक सहायक मात्रक होता था। तो मूल मात्रक क्या होता था? मूल मात्रक किसी पे डिपेंड नहीं होता था। मूल मात्रक खुद का अपना मात्रक होता था। और जो व्युत्पन्न मात्रक होता था, व्युत्पन्न मात्रक को कहाँ से निकल के आता था? वो मूल मात्रक से ही निकल करके आता था। और सहायक मात्रक क्या करता था? सहायक मात्रक मूल मात्रक की सहायता करता था। तो पिछली क्लास में जैसे ही हम मात्रक के प्रकार में पढ़े थे, जिस प्रकार उसी प्रकार हम इस क्लास में पढ़ेंगे मापन के प्रकार, कि मापन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो गाइज हम देखते हैं आगे मापन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। मापन दोस्तों ये है हमारे पास मापन की 3 पद्धतियाँ। मापन की हमारे पास पहले 3 पद्धतियाँ थी, जिसमें पहली पद्धति का नाम था सीजीएस सिस्टम, अर्थात इसको हम हिंदी में कह सकते हैं सीजीएस प्रणाली। दोस्तों सीजीएस सिस्टम में क्या होता था कि लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते थे। लंबाई को किस में मापते थे? सेंटीमीटर में मापते थे। और द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते थे और समय को हम सेकंड में मापते थे। और इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। इसे फ्रांसीसी पद्धति इसलिए कहते हैं कि ये फ्रांस में प्रचलित थी, अर्थात कि फ्रांस के लोग समय को सेकंड में मापते थे, द्रव्यमान को ग्राम में मापते थे और लंबाई को किसे मापते थे? लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे। और दूसरी प्रणाली जो थी, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, अर्थात कि ब्रिटिश जो इंग्लैंड के जो लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, वो समय को सेकंड में मापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में मापते थे और लंबाई को फुट में मापते थे। और इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी इसका नाम दिया गया। और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसको शॉर्ट में कहा जाता है एफपीएस पद्धति। और तीसरी जो पद्धति है हमारे पास, जो तीसरी पद्धति थी, उसको कहते हैं एमकेएस सिस्टम। उसको कहते हैं एमकेएस सिस्टम, अर्थात कि लंबाई को हम किस में मापेंगे? ये रहा लंबाई को हम किस में मापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे? किलोग्राम में। और समय को किस में मापते थे? सेकंड में मापते थे। लेकिन दोस्तों हमारे पास मापन की हमारे पास तीन पद्धतियाँ थी। इसलिए हमें व्यापार करने में, चाहे कहीं एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले आने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में बहुत सी कठिनाइयाँ होती थी। जैसे कि अगर ब्रिटेन के लोग फ्रांस में गए तो यहाँ पे ये लोग बोलेंगे क्या कि हम ग्राम में आपको सामान देंगे, हम ग्राम में सामान देंगे। और ब्रिटेन में जबकि किस में सामान मिलता था? पाउंड में मिलता था। जबकि यहाँ पे 1 पाउंड 2 पाउंड करते थे और यहाँ पे लोग कहते थे कि 5 ग्राम 7 ग्राम, ऐसे ये लोग ग्राम में मापते थे और ये लोग किस में मापते थे? पाउंड में मापते थे। और वहीं इस सिस्टम में देखो आप लोग, इस सिस्टम में द्रव्यमान को किस में मापते थे? किलोग्राम में मापते हैं। तो इस प्रकार बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हमारे सामने कि आखिरकार किया क्या जाए। व्यापार को इससे व्यापार भी नहीं हो पाता था और इससे बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आने लगी। तो इसके लिए सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय माप तौल विभाग का एक सम्मेलन रखा गया। और वहाँ पे लगभग सारे देश के लोग गए, वहाँ के सारे देश के लोग वहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में गए। और वहाँ पे ये तय किया गया कि हम एक सिस्टम कोई रखेंगे और उसी से पूरे विश्व में वही सिस्टम चलेगा, एक सिस्टम। और उसी सिस्टम को हम कहते हैं एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम का पूरा नाम क्या है? एसआई सिस्टम का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और एसआई सिस्टम, फिर वहीं से एसआई सिस्टम को मान्यता मिली थी। तो चलिए हम देखते हैं एसआई सिस्टम क्या हो। दोस्तों उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का विकास किया गया, जिसका नाम है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये क्या लिखा है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसमें अगर इंटर हटा दिया जाए, सिर्फ नेशनल रखा जाए,
तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ अपने ही देश में। और जब ये पूरा शब्द हो जाता है ना, सेंटर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का अर्थ होता है कि ये पूरा ग्लोबल लेवल पर है, अर्थात कि सभी देशों में एक ही पद्धति के लिए एक ही पद्धति अपनाई जाएगी। इससे किसी भी देश के लोगों को किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करने में, चाहे किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर हर जगह द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा तो इससे आसानी होगी, नहीं तो कहीं पे फुट में, कहीं पे पाउंड में, कहीं पे ग्राम में मापा जाता था, इससे बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। और इसके लिए सन 1971 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये डेट इम्पोर्टेंट है और ये डेट पूछ सकता है। इसके लिए सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ पे ये आयोजन हुआ था, कहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में, अर्थात कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का मतलब ये होता है कि सारे देश के लोग उसमें प्रतिनिधि के रूप में गए और सबकी सहमति से इस सिस्टम को अपनाया गया था, SI सिस्टम को अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का मतलब यही होता है कि सारे देश के लोग उसमें प्रतिनिधि के रूप में गए थे और सबकी सहमति से इस सिस्टम को अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI सिस्टम को क्या हुआ था? SI सिस्टम को मान्यता मिली थी और सारे देश के लोग उसमें सारे अपने प्रतिनिधि को भेजे और वहाँ पे फिर सबकी सहमति से एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम क्या पड़ा? SI सिस्टम, जिसमें ये कहा, और इसमें 7 मूल राशियों को अपनाया गया था। 7 मूल राशियों को अपनाया गया था। और 7 मूल राशियों को कौन कौन सी है? वो सातों मूल राशियां कौन कौन सी है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जैसे कि लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडल में मापते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखा था। तो अब अगर आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा तो एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ मुझे इतना कुछ समझ में आ गया था। और अब हम चलेंगे थोड़ा सा इसके और आगे। दोस्तों, ये लंबाई के कुछ प्रयोगात्मक मान जो है वो आप लोगों की किताब में दिया हुआ है, लेकिन किताब में तो बहुत सारा है, कम से कम 15-16 है, लेकिन मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सब छांट के आपके सामने लाया हूँ। और आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इसी 5 में से कोई एक आएगा, इसी 5 से कोई एक आएगा, क्योंकि ये जो 5 है ना, यही 5 हमारे उपयोग में आता है, हमारे उपयोग की चीज़ें यही हैं, इसलिए इसी 5 में से कोई ना कोई आता है। और इसका आप लोग मान सबका जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, एक फर्मी, एक फेमटो का मान पता है कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस के 15, 10 टू द पावर माइनस के 15, अर्थात 10 के पावर माइनस के 15 मीटर। और एक पिकोमीटर का मान होता है 10 के पावर माइनस के 12 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर माइनस के 10 मीटर। और एक नैनोमीटर का मान होता है 10 के पावर माइनस के 9 मीटर। और एक माइक्रोमीटर का मान होता है 10 के पावर माइनस के 6 मीटर या 0.001 mm। यहाँ से ये दोनों मान पूछा जाता है, या तो आपको ये देखने को मिल जाएगा या फिर आपको ये देखने को मिल जाएगा, या तो 10 टू द पावर माइनस को 6 मिलेगा या फिर 0.001 mm। ये दोनों आपको याद रखना है। 15-16 में से ये 5 मैंने आपको छांट कर लिखवा दिया है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। और भी कुछ जैसे कि लंबाई की, और भी बहुत जो अधिक लंबाई की जो दूरियाँ होती हैं उसको मापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप मान लो कि सूर्य से और पृथ्वी की दूरी को कैसे मापते हैं, उसको तो हम मीटर में माप नहीं सकते हैं, कितना मीटर मापेंगे। या फिर एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सूर्य और चंद्रमा की दूरी को किस में मापते हैं? अर्थात कि लंबी दूरियों को मापने के लिए हम एक अलग प्रकार के यूनिट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक में हम आप लोग को वही बता रहे हैं, जब तक आप इसको एक बार से स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको लंबी दूरियों को जो मापते हैं उसको समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये आपके सामने कुछ लंबी दूरी को मापने के लिए जो यूनिट होती है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। आप एक बार हमारे साथ साथ देखिएगा, हम आपको लंबी दूरी के जो भी मात्रक है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक लंबी दूरी मापने के लिए सबसे पहला होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो आइए देखते हैं। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात कि एक वर्ष में निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण भी ना हो उसको निर्वात कहते हैं। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगी एक साल में, उसी को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये होती है एक लंबी दूरी मापने का एक इकाई है। और दूसरा नंबर पे आता है खगोलीय मात्रक। दोस्तों, ये भी लंबी दूरी मापने की इकाई है। और खगोलीय मात्रक से हम क्या करते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी इसी मात्रक से ज्ञात किया जाता है। किसके बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक से ज्ञात किया जाता है। तो अगर कोई पूछेगा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी किससे मापते हैं, तो किससे मापते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक से ज्ञात करते हैं। और एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ये सब वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आता है पारसेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इन दोनों से भी बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक। यह दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई है। और एक पारसेक का मान आपको सीधे याद रखना है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और इसको ये भी कहते हैं। और ये कहाँ से आता है, इस प्रकाश वर्ष के जगह पे आप इसको एक बार रख करके गुना कीजिएगा तो ये निकल के आ जाता है। चूंकि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष का अगर हम इसमें गुना करेंगे तो ये चीज़ें निकल करके आ जाती है। दोस्तों, आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो अगर कल जो हम लोग पढ़े थे मूल राशि से हम निकालना सीखे थे व्युत्पन्न मात्रक जो निकालना सीखे थे। मैं सोच रहा हूँ कि आज आप लोग को उसमें से दो चार पाँच एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करवा दूँ। दोस्तों, आज तक आप लोग व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को याद करते आए होंगे। आप लोग आज तक उसको सिर्फ रटते आए होंगे, लेकिन मैं आज आप लोग को ये सिखाऊंगा कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को निकालते कैसे हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम निकालने के लिए कुछ व्युत्पन्न राशियाँ आप लोग के सामने लिख दिया हूँ,
और बारी बारी से इन सब का प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, और आप लोग भी ऐसे ही इन सबको एक बार खुद से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि हम इसमें सबसे पहला नंबर लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो आपको सबसे पहले क्षेत्रफल का क्या होना चाहिए ये आप याद कीजिएगा, ये याद करने वाली चीज़ है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। दोस्तों क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई इसका फॉर्मूला होता है। और चूंकि लंबाई भी एक प्रकार की दूरी ही है कि कितनी दूरी कितनी लंबी, और चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है दूरी ही है। तो मैंने आपको जब मूल राशियां बताया था तो मूल राशियों में आपको लंबाई मापने का अर्थात दूरी मापने का क्या बताया था, एसआई मात्रक मीटर बताया था ना। तो मीटर का संकेत एम भी बताया था, तो लंबाई का संकेत एम, और फिर चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी ही है, इसलिए इसका भी संकेत क्या होता है एम। और मीटर गुणा मीटर बराबर क्या होता है मीटर स्क्वायर, और यही होता है क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या आता है मीटर स्क्वायर। और कहाँ से आता है ये मैंने आप लोग को सामने आपके बताया था। दोस्तों इस क्षेत्रफल का जो निकल करके आता है मात्रक मीटर स्क्वायर, इसको हम हिंदी में वर्ग मीटर भी कहते हैं, वर्ग मीटर भी कहते हैं। और मैंने आप लोग को एक बात बताया था पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि व्युत्पन्न राशियां कहाँ से निकल के आती है। व्युत्पन्न राशियां हो या फिर व्युत्पन्न राशियों का मात्रक हो, कहाँ से निकल करके आता है, वो हमारे मूल राशियों से ही निकल करके आता है। और एक बात बताओ, ये मूल राशियां लंबाई चौड़ाई ये मूल राशि ही तो है, और मूल राशियों का मात्रक ही तो है, और इसी से तो निकल के आ रहा है व्युत्पन्न मात्रक। अर्थात व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशियों का मात्रक हो वो कहाँ से निकल कर आता है, मूल राशियों से ही निकल करके आता है। तो क्षेत्रफल को आप लोग अच्छे से समझ लिए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आयतन। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई का भी हमारा क्या होता है मात्रक मीटर ही होता है। चौड़ाई भी हम किस में मापते हैं मीटर में ही मापते हैं, और ऊंचाई भी किस में मापते हैं मीटर में ही मापते हैं। अर्थात मीटर गुणा मीटर क्या होता है मीटर क्यूब। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं घन मीटर, घन मीटर। और ये आयतन का हमारा क्या निकल करके आ गया, आयतन का मात्रक निकल करके आ गया। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अब हम चाल के बारे में, चाल का यूनिट निकालना सीखेंगे। चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और दूरी को किस में मापते हैं हम, लंबी दूरी नहीं हो रही है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म छोटी दूरी की बात हो रही है। छोटी दूरी को हम किस में मापते हैं, छोटी दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई यूनिट होता है दूरी का मीटर, और समय का एसआई यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का यूनिट निकल करके आ गया मीटर प्रति सेकेंड। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं त्वरण का। त्वरण आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों अब हम समझने जा रहे हैं त्वरण के बारे में, त्वरण का मात्रक निकालना, और ये त्वरण आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन बटा समय, और वेग का जो होता है यूनिट क्या होता है, वेग का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। और नीचे ये वाला समय एक और है ही मीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला समय और ये वाला वेग वाला हो गया वेग का, और ये इस वाला समय का ये हो गया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये हुआ इसका एसआई यूनिट। त्वरण का एसआई यूनिट आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है और ऐसे भी देखने को मिल सकता है। समझेंगे संवेग के बारे में, मतलब संवेग का मात्रक निकालना सीखेंगे, और इन सब के बारे में डिटेल्स में इसकी थ्योरी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी हम संवेग का क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी संवेग का हम मात्रक निकालना सीख रहे हैं।
संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। और द्रव्यमान का हम क्या पढ़े थे? द्रव्यमान का हम एसआई यूनिट क्या पढ़े थे? एसआई मात्रक पढ़े थे किलोग्राम। द्रव्यमान को किलोग्राम में ही मापते हैं ना। और वेग का अभी हम क्या पढ़े हैं? ये देखो, मीटर प्रति सेकंड पढ़े हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, बीच में गुणा है तो गुणा, और वेग का मीटर प्रति सेकंड। और इसको अब एक में मिला दो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर, और ये एस नीचे है ना, इसको एस आप ऊपर ले जा करके -1। पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये अर्थात 1 है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका इनवर्स, सेकंड का इनवर्स। तो ये आपको निकल करके आ गया क्या? संवेग का मात्रक। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब इसको सबको हम एक मिला दिए तो किलोग्राम मीटर बटा सेकंड ये नीचे रह जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन ये हर में है, जब ये अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और ये दोनों ही यूनिट एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। हम इसके बाद पढ़ेंगे आवेग। आवेग दोस्तों, हम अब आवेग का मात्रक निकालना सीखेंगे। आवेग तो आवेग मात्रक निकालने के लिए क्या चाहिए? मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए। तो आवेग का फॉर्मूला लिख लो। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणा समय। और बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसका मतलब होता है बल। आवेग मतलब होता है बल गुणा समय, और बल का मतलब होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल के जगह हम द्रव्यमान गुणा त्वरण लिख दिए, और फिर यहाँ पे हम लिख दिए समय। फिर यहाँ पे हम लिख दिए क्या? समय। अब द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। त्वरण का भी एसआई यूनिट मैंने आपको बताया था ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको बताया था, इसके जस्ट पिछले वाले टॉपिक में, नहीं ये वाला, ये बताया था आपको त्वरण का। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आया था, और उसके बाद से ये आ गया क्या? समय। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, केजी मीटर, और यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो -2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा? केजी मीटर सेकंड का इनवर्स, ये हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड। जब हम संवेग का पढ़ रहे थे, तो संवेग का भी यही निकल करके आया था, और आवेग का भी यही निकल करके आया था। तो आप लोग को ये बात याद रखना है कि संवेग तथा आवेग, संवेग तथा आवेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात एक ही होता है। और वो क्या होता है? वो अभी आपके सामने ये मैंने निकाल करके दिखाया। दोस्तों, अब हम निकालना सीखेंगे दाब का। दाब का यूनिट क्या होता है? तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। और बल का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, पिछली क्लास में बताया था। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण बटा क्षेत्रफल। दोस्तों, एक बार मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल होता है द्रव्यमान, और त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो बल के जगह पर हम द्रव्यमान और त्वरण लिख दिए, और क्षेत्रफल के जगह पर हम क्षेत्रफल ही लिख दिए। अब द्रव्यमान का क्या होता है? ऐसा यूनिट किलोग्राम, और त्वरण का अभी पिछली बार निकाला था मैंने, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो -2 हो जाता है, और बटा क्षेत्रफल का ये सबसे पहला ही मैंने क्षेत्रफल का क्या निकाला था? मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे पावर इसका 1 है, तो स्क्वायर से ये वाला कट गया। तो अब ऊपर में क्या बचा? किलोग्राम सेकंड स्क्वायर का माइनस में, और ये होता है m। अब ये जब m भी ऊपर, ये भी हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर सही है। लेकिन जब अब m को हम ऊपर भेजते हैं तो किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, और ये m जाकर के ऊपर में क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और हमारा ये भी सही है। तो दाब का हमारा क्या होता है? ये हमारा दोनों यूनिट में से कोई भी आ सकता है पेपर में।
चलो दोस्तों, हमने बारी बारी सबको देख लिया। अभी हमारे पास एक ही बचा है, क्या? घनत्व। तो चलिए हम आपको घनत्व का भी निकाल करके दिखा देते हैं और आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए, इससे घबराइएगा मत। ये आगे का जो चैप्टर है उसमें हम आवेग के बारे में, दाब के बारे में, घनत्व के बारे में, त्वरण के बारे में, चाल के बारे में, संवेग के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। वो अगले चैप्टर में है, लेकिन इसका यूनिट हमारे पहले ही चैप्टर में है, इसलिए मैंने आपको इसका यूनिट निकालने का पहले चैप्टर में बता दिया था। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो जहाँ चाल आएगा वहाँ भी आपको यूनिट निकालना सिखाऊंगा। जहाँ त्वरण आएगा वहाँ भी मैं आपको त्वरण का यूनिट निकाल करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये साइंस की कक्षा है, ये फिजिक्स है। इसमें आपको हिस्ट्री और क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी और हिंदी जैसा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर आपको साइंस समझना है तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स से आपको इतना लगाव हो जाएगा कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप अभी इसको स्किप कर देते हैं, अगर आप इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये सब बेसिक चीज़ें और ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप एक बार, दो बार, तीन बार अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी और ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ क्या, घनत्व के बारे में। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो दोस्तों, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। और द्रव्यमान का मैं आपको बताऊंगा, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और बट्टा आयतन का ऐसा यूनिट अभी मैंने आपको निकाल करके दिखाया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सबको मीटर में ही मापते हैं, तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और इसको आप, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम, ये जब एम क्यू ऊपर जाएगा तो मीटर, ये 3 नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का मीटर क्यूब, यही हो जाएगा। और दोस्तों, जब आप थोड़ा सा आगे पढ़िएगा ना, 11th में जब जाइएगा, तो यहीं से इसको सिर्फ एक चीज़ निकल करके आता है, इसका बीमा निकालने के लिए आता है। तो बीमा भी इसको यहीं से निकलता है। आप अगर इसको नहीं समझिएगा तो आपको बीमा निकालना नहीं आएगा। जैसे कि किलोग्राम क्या होता है? द्रव्यमान का होता है ना, द्रव्यमान का बीमा एम होता है, एम। मीटर का बीमा क्या होता है? एल होता है। तो एम के पावर, यहाँ पे किलोग्राम के पावर कुछ भी नहीं है, तो एम, और एल के पावर माइनस, एम के पावर -3 है तो एम के पावर -3 हो जाएगा। ये उसका बीमा निकल करके आता है। लेकिन खैर, ये तो आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको बस ऐसे ही एक टॉपिक बता दिया था, इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, आपको फिर इंटर में ये चीज़ पढ़ना है। तो दोस्तों, आज आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है और मैं उम्मीद किया हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, एक बार मुझे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में। और मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 का। ये क्लास 9 था ना, अगले क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1। अगले क्लास में मैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेकर के आऊँगा। फिर जैसे ही फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाता है, मैं आपको फिर आऊँगा वापस 9th पर। और 9th में फिर आप लोग बताइएगा कि केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ या फिर मैथ स्टार्ट करूँ, फिर उस हिसाब से मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।